हमने निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि प्राग नली का निर्माण से निषेचन की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से भ्रूण कोश का निर्माण होता है और युग्मनज या जाइगोट का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो त्रिक संलयन की प्रक्रिया द्वारा भ्रूण कोश, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण, केंद्र का निर्माण हुआ था। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण हुआ था, उस प्राथमिक भ्रूण कोश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि भ्रूण कोश सामान्यतः भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूण कोश का कार्य है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना, परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। देखते हैं भ्रूण कोश तो द्विग निषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया हो गई थी, जिसमें त्रिक संलयन की प्रक्रिया जिसमें एक नर युग्मक है, एक नर युग्मक, एक नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र के संयोजन से या निषेचन से द्वितीयक निषेचन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। भ्रूण कोश प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण हुआ था जो त्रिगुणित था। इसे इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं या द्वितीयक निषेचन कहते थे। इससे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण हो गया था। यह प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र के बारंबार विभाजन द्वारा बार-बार विभाजित होकर भ्रूण कोश उत्तक का निर्माण कर लेता है, भ्रूण कोश उत्तक का निर्माण कर लेता है। और ये भ्रूण कोश उत्तक बार-बार विभाजित होकर पुनः बार-बार विभाजित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जो भ्रूण कोश तीन प्रकार का होता है। भ्रूण कोश विकास की प्रक्रिया के आधार पर तीन प्रकार का होता है। केंद्र के भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश और हेलोबियल भ्रूण कोश, तीन प्रकार से होता है, केंद्र के, कोशिकीय और हेलोबियल। अब भ्रूण कोश के बारे में सामान्य जानकारी और लेते हैं तो देखते हैं कि भ्रूण कोश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश का निर्माण सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया के दौरान ही हो जाता है और त्रिगुणित भ्रूण कोश बनता है। जबकि अनावर्तबीजी पादपों में या जिम्नोस्पर्म पादपों में देखते हैं कि एक गुणित प्रकार का भ्रूण कोश होता है और वो निषेचन की प्रक्रिया से पूर्व बनता है। जबकि अनावर्तबीजी एंजियोस्पर्म में हमने देखते हैं कि वो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान बनता है। कि सामान्यतः आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म पादपों में त्रिगुणित प्रकार का भ्रूण कोश बनता है और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान बनता है। निषेचन के दौरान बनता है। जबकि ये इनमें अंतर हो जाएगी। जबकि अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म पादपों में एक गुणित प्रकार का होता है भ्रूण कोश और निषेचन की प्रक्रिया से पूर्व बनता है। निषेचन से पूर्व इसका निर्माण हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। अब देखते हैं कि विकास के आधार पर भ्रूण कोश तीन प्रकार का होता है। विकास के आधार पर भ्रूण कोश तीन प्रकार का होता है। भ्रूण कोश के प्रकार में देखते हैं भ्रूण कोश सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। ये किस आधार पर है तीन प्रकार का? विकास के आधार पर। विकास की प्रक्रिया के आधार पर। विकास के आधार पर भ्रूण कोश तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है केंद्रकीय भ्रूण कोश। केंद्रकीय भ्रूण कोश न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोशिकीय। सेकंड है कोशिकीय भ्रूण कोश या सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तीसरा है हेलोबियल
हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष, इसको अंग्रेजी में भी हेलोबियल भ्रूणपोष ही कहते हैं। देखते हैं कि केंद्र के भ्रूणपोष में देख, इनको हम डायग्राम से समझते हैं। तीनों प्रकारों को डायग्राम से समझते ताकि आसानी से हमें समझ आए। देखते हैं कि जब ये थरियन प्रकार की, त्रिगुणित प्रकार की प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका या केंद्र का स्वतंत्र विभाजन होता है, का स्वतंत्र विभाजन क्या होता है? स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होता है। स्वतंत्र केंद्र की विभाजन होता है जिससे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अनेक केंद्रक बन जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक बन जाते हैं। और ये केंद्रक सामान्यतः कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हैं। ये केंद्रक सामान्यतः कोशिका द्रव्य में हम देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो जाते हैं। भ्रूण स्वतंत्र केंद्रक, ये यहां तक की अवस्था तो केंद्र के भ्रूणपोष की अवस्था है। और इसके आगे अगले चरण में जो अवस्था बनती है वो धीरे धीरे कोशिकीय भ्रूणपोष का रूप धारण कर लेती है कि बीच में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और परिधि की तरफ, केंद्र के परिधि की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं। जो केंद्रक होते हैं वो परिधि की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं और ये परिधि की तरफ स्थानांतरित होने के बाद भी ये मुक्त अवस्था में, कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में विचरण करते हुए रहते हैं। भित्ति निर्माण, भित्ति निर्माण हो जाता है इनमें। और देखते हैं कि केंद्र के भ्रूणपोष में स्टार्टिंग या शुरुआती अवस्था में देखते हैं कि ये केंद्रीय भ्रूणपोष की अवस्था होता है। शुरुआती अवस्था में ये केंद्रीय होता है, जबकि एंड में ये कोशिकीय अवस्था प्राप्त कर लेता है, कोशिकीय रूप धारण कर लेता है। कोशिकीय रूप धारण कर लेता है। इसमें रिक्तिका का निर्माण होता है और कोशिकीय रूप धारण कर लेती है। देखते हैं कि अधिकांश आवर्त बीजी, लगभग 56% आवर्त बीजियों में, लगभग 56% आवर्त बीजियों में, अधिकांश आवर्त बीजी लगभग कितने? 56% आवर्त बीजियों में केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और नारियल का पानी भी केंद्रकीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। नारियल का पानी भी केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। देखते हैं कि जो केंद्रक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और जो पानी होता है नारियल के अंदर वो तो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, जबकि जो चारों ओर जमी हुई गिरी होती है या गुदा होता है या गिरी होती है उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कह सकते हैं। अब सेकंड समझते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। सेकंड कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में देखते हैं कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसका विभाजन होता है। फर्स्ट विभाजन से 2 नए केंद्रक बनते हैं
और केंद्रक बनने के साथ साथ ही भित्ति का निर्माण होता है। विभाजन के साथ साथ केंद्रक बनते हैं, केंद्रकों के बनने के साथ साथ ही भित्ति का निर्माण होता है, जिससे कोशिकाएं बनती रहती हैं और नए केंद्रक बनते रहते हैं। भ्रूण केंद्र विभाजन हुआ था। इसमें चूषकांग उपस्थित होते हैं। ये केंद्रक बना विभाजन के द्वारा और चारों ओर परिधि का भित्ति का निर्माण हो गया, जिसे ये कोशिकीय रूप धारण कर लेता है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण होती रहती है। भित्ति निर्माण, विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण होता रहता है, जिसे कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसे कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। इनमें चूषकांगों का निर्माण हो जाता है। चूषकांगों का निर्माण हो जाता है। ये चूषकांग क्या कार्य करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चूषकांग क्या कार्य करते हैं। चूषकांग का कार्य है कि भ्रूणकोश से भोजन का चूषण करना या अन्य कोशिकाओं से, भ्रूणकोश के बाहर की अन्य कोशिकाओं से भोजन का चूषण करना या भोजन को अपनी तरफ खींचना, चूषण करना, वही हो गया। ये चूषकांग उपस्थित होते हैं। यह सिर्फ कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश में ही चूषकांग उपस्थित होते हैं। हेलोबियल और केंद्रीय प्रकार के भ्रूणकोश में उपस्थित नहीं होते हैं चूषकांग। चूषकांग प्रेजेंट होते हैं केंद्रक। इसमें क्या क्या होता है कि चूषकांग तो उपस्थित होते हैं, रिक्ति का निर्माण नहीं होता है। ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक ये कोशिकीय रूप में ही होती हैं। जबकि हमने देखा था कि केंद्रीय भ्रूणकोश में देखा था कि शुरुआत में तो केंद्रीय अवस्था में था, लेकिन अंत तक कोशिकीय अवस्था धारण कर चुका था। शुरुआत सेल्यूलर, जब और एंड अंतिम रूप, अंत भी सेल्यूलर अवस्था से ही होता है। और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं कि कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश। कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश गेमोपेटेली गण में के सदस्यों में पाया जाता है। गेमोपेटेली के सदस्यों में पाया जाता है। गेमोपेटेली के सदस्यों में पाया जाता है। अब तीसरा रूप देखते हैं भ्रूणकोश का। तीसरा रूप हेलोबियल भ्रूणकोश। हेलोबियल भ्रूणकोश केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश का मध्यवर्ती भ्रूणकोश होता है। हेलोबियल भ्रूणकोश कोशिकीय और केंद्रीय का मध्यवर्ती, दोनों का मिला जुला रूप होता है। हेलोबियल भ्रूणकोश दोनों का मिला जुला रूप होता है। दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसमें प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्रथम विभाजन द्वारा, फर्स्ट विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करता है। और भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। निभागीय छोर, निभागीय शिरा की तरफ छोटी कोशिका का निर्माण होता है। छोटे केंद्र वाली छोटी कोशिका का निर्माण होता है। जबकि अंड द्वार या बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ बड़ी केंद्र के बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। अब ये दोनों अलग अलग विभाजन करती हैं और भ्रूणकोश का निर्माण करती है। ऊपर वाली छोटी कोशिका, केंद्रक विभाजन करके केंद्रीय प्रकार का भ्रूणकोश बनाता है। केंद्रीय प्रकार का
भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूण केंद्रक के प्रकार का भ्रूणपोष बनाता है और केंद्रक मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में विचरण करते हुए पाए जाते हैं, जबकि सेकंड बड़ी प्रकार का बड़ी कोशिका, बड़ा केंद्रक या बड़ी कोशिका विभाजित होकर कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष बनाती है। कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष बनाती है और भित्ति निर्माण से कोशिका का निर्माण होता रहता है। यह दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। और हेलोबियल भ्रूणपोष में रिक्ति का निर्माण भी नहीं होता है और रिक्ति का निर्माण नहीं होता है और शुरुआत से एंडिंग तक ये दो रूपों में चली जाती है। शुरुआत में तो ये हेलोबियल रूप में थी, लेकिन अंत में हम देखते हैं हेलोबियल रूप को तो ये मिश्रित रूप प्राप्त होता है। इसके उदाहरण में है कि ये एक बीजपत्री पादपों की एग्जाम्पल देखते हैं इससे, तो देखते हैं कि ये एग्जाम्पल एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है और एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल गण के सदस्यों में पाई जाती है। हेलोबियल गण के सदस्यों में पाई जाती है। भ्रूणपोष के तीनों प्रकार हमने देख लिए थे। अब देखते हैं भ्रूणपोष का कार्य क्या है। भ्रूणपोष के कार्य क्या है? भ्रूणपोष का कार्य होता है परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका कार्य होता है। परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और देखते हैं कि एक तो परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, जैसे देखते मटर में पाया जाता है। और एक है कि अरंडी और मूंगफली में देखते हैं कि ये जब अंकुरित अवस्था आती है, ये भ्रूणपोष स्टोरेज हो जाता है और जब अंकुरित अवस्था आती है तो तब इस भ्रूणपोष का उपयोग पोषण के रूप में किया जाता है। अरंडी और मूंगफली में भ्रूणपोष का उपयोग अंकुरण के समय किया जाता है। अंकुरण के टाइम किया जाता है। और जो चूष्टांग उपस्थित देखे थे हमने कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष में, उनका कार्य था भोजन का बाह्य कोशिकाओं से भोजन का चूषण करना। ये भ्रूणपोष का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भ्रूण का परिवर्तन या भ्रूण विकास किस प्रकार से होता है।